हाय ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एमए फाइनल ईयर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी में। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रीशोर्स ऑफ रोमांटिज्म। प्रीशोर्स ऑफ रोमांटिज्म का हिंदी मतलब होता है रोमांटिज्म का पूर्वगामी या फिर शुरुआती टाइम। शुरुआती टाइम में बात करते हैं तो जो रोमांटिज्म अर्थात होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब उस टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1779 में के लगभग में हुआ था। उस टाइम पे लोग सब डरे हुए थे, तो उन सबको इंटायरली इनरली मोटिवेट करने के लिए जो पोएट्स थे उन्होंने कुछ नई चीजें लिखनी शुरू की। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो शुरू किया उसको कहा रोमांटिज्म। और रोमांटिज्म की अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दी पीटर ने कहा कि जो रोमांटिज्म है वो है एडिशन ऑफ स्टैंडनेस टू ब्यूटी। जो ब्यूटी है, जो वो जो लिख रहे थे उस रोमांटिज्म की ब्यूटी है वो कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग ऑफर है। रोमांटिज्म में कुछ अलग चीज है जो लोगों को खींच रही है पुनर्जागरण के लिए, नए समय के लिए, नए समय में कुछ करने के लिए खींचती है। इसके बाद वॉट्स और डंटन ने कहा कि जो रोमांटिज्म है वो रेनेसांस ऑफ वंडर है, कि जो नई चीजें हैं उसमें कुछ आश्चर्य है, कुछ नया है। इसके बाद में गोएथ जो है वो रोमांटिज्म के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, रोमांटिज्म की आलोचना करते हैं। और वो कहते हैं कि रोमांटिज्म जो है वो डिजायर है, कुछ जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है। इस प्रकार ही गायत जो है वो रोमांटिज्म को डिजायर कहते हैं। और वो कहते हैं कि क्लासिज्म जो है वही हेल्थ है, वही हमारे लिए सही है, और हमारे जो वही हमें लिखनी चाहिए। इसके बाद में एबरकॉम्बल वो कहते हैं, वो तो उनका जो कहना है वो इन सारे पोएट से कुछ हट के कहते हैं, कुछ अलग ही कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो रोमांटिज्म है वो हमारे बाहरी अनुभव को तो विड्रॉल करता है, उनको खत्म कर देता है। और हमारे जो इनर कॉन्सेप्ट है, इनर एक्सपीरियंस है, जो कुछ चीज होती है उसको एक तो हम बाहरी एक्सपीरियंस करते हैं और एक इनरली एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ चीजों को हम, ठीक है, क्लास में बैठे हैं तो भी सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। कुछ बाहरी चीजें होती है उनको हम भूल भी जाते हैं। लेकिन जो रोमांटिज्म है वो इनर एक्सपीरियंस है, जो हमें अंदर से एक्सपीरियंस करता है। और ये कहते हैं कि जो अंदर का एक्सपीरियंस होता है उसको हम भूल नहीं सकते। तो रोमांटिज्म को एबरकॉम्बल ने इनर एक्सपीरियंस कहा है, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रोमांटिज्म है उस एज की हिस्ट्री और सोशल बैकग्राउंड पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, इनका जो 1837 में कुछ 7 ईयर जैसे बचे थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के। और जो जॉर्ज सेकेंड थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के शुरुआती समय के बीच में रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। जब उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था 1789 में। और उस टाइम पे क्या हुआ कि उनका सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से इफेक्टिव हुआ कि वो जो इंग्लैंड और फ्रेंच के जो लोग थे वो हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। और जो ये इंग्लैंड और फ्रेंच के जो लोग हैं वो बहुत ही लंबे समय तक लड़े। और लड़ते लड़ते वो 1793 में इन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। और ये लड़ाई चली इनकी 1815 तक, जब नेपोलियन आया और नेपोलियन ने भी इस लड़ाई में भाग लिए। और इस लड़ाई को फाइनली नेपोलियन हार गया। और जब वो हारा तब जाके ये जो इंग्लैंड और फ्रेंच का जो लड़ना झगड़ना था वो खत्म हुआ। और इसके बाद में रोमांटिक एज की एक नई शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यू इन्वेंशन, जो इंग्लैंड और फ्रेंच के जो झगड़े थे इसके बाद में कुछ नए इन्वेंशन हुए। कुछ नए टेक्सटाइल, कुछ नए मीनिंग्स, कुछ इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज वगैरह की नया इन्वेंशन हुआ। इसके बाद में ये सब कब हुआ? 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ये सब हुआ। और इस एज को रीजन ऑफ द एज कहा गया, एक कारण का एज कहा गया।
कि जो ये सब हुआ उसका क्या कारण था, कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में लंबे समय तक लड़ाई झगड़े हुए, तो इस सब को इस एज को रोमांटिक एज को रीजन ऑफ द एज कहा गया। और इसमें कुछ जो इस एज में नए प्रिंसिपल्स बनाए गए, और वो नए प्रिंसिपल क्या थे वो देखेंगे हम, कि यहाँ पे जो ड्रायन और पोप ने जो है वो रोमांटिक एज को उस समय में जो वो रोमांटिक एज के राइटर जो लिखना चाहते थे उन चीजों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। किसने? ड्रायन और पॉप ने। फिर क्या होता है कि और जो ड्रायन और पॉप है वो एलिजाबेथ के बारे में उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनकी जो भी चीजें थी उनको क्लासिकल तरीके से लिखना चाहते थे, और उन्होंने वो सब लिखा था। इसके बाद क्या होता है कि उस एज को जो एलिजाबेथ एज के टाइम पे जो ड्रायन और पॉप ने जो लिखा था, जो प्रिंसिपल्स लिखे थे फ्रेंच लिटरेचर में, उनको नियो क्लासिकल एज कहा गया था। इसके बाद जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरीज आते हैं, और वो रोमांटिक एज के पक्ष में होते हैं और वो क्लासिकल एज को रिजेक्ट कर देते हैं। और इस एज को में क्या होता है कि वो नियो क्लासिकल एज के प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर देते हैं और वो रोमांटिक एज के फेवर में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो न्यू इन्वेंशन है, न्यू इन्वेंशन के बाद क्या होता है कि क्लासिकल और रोमांटिक के बीच में हम फर्क देखेंगे। क्लासिकल और रोमांटिक एज में क्या फर्क था? क्लासिकल जो है, इन सिंपल वर्ड में हम बात करेंगे तो क्लासिकल जो वर्ड है वो रीजन दे के लिखता था। जो क्लासिकल एज के जो पोएट्स थे वो जो लिखते थे वो बाय रीजन लिखते थे। वो रीजन देते थे कि हम ये लिख रहे हैं तो इसका ये रीजन है। जो रोमांटिक एज के जो पोएट थे वो क्या करते थे कि कोई रीजन नहीं होता था उनका। अगर वो कुछ सोचते थे, कोई कल्पना करते थे, कोई इमेजिनेशन करते थे, तो वो उसी पे पूरा पोयम, कोई भी चीज लिख रहे हैं तो पूरा इमेजिनेशन पे लिख देते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिकल जो एज के जो राइटर थे वो जो भी लिखते थे वो उनकी एक फिक्स स्टाइल होती थी कि इसी स्टाइल में वो काम करेंगे और ऑर्डर टू ऑर्डर वो अपने काम को फिनिश करते थे। इसके बाद अगर हम रोमांटिक एज की बात करेंगे तो वो स्टाइल लेस थी, उसमें कोई भी फिक्स स्टाइल नहीं थी। वो अपने हिसाब से अपने जो पोएट थे वो अपने मूड पे, अपने टेम्परेचर पे, अगर वो दुखी होते थे तो वो उस तरह की या पोयम या फिर कोई भी राइटिंग करते थे, और अगर वो अच्छे मूड में होते थे तो उस तरह की राइटिंग या पोयम जो भी वो लिखते थे उसमें उनका मूड और उनका टेम्परेचर जो है वो हमें दिख जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्लासिकल एज के जो राइटर थे वो क्या करते थे कि फिक्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखते थे, कि उनका जो जैसे उन्होंने कोई रीजन बताया है तो उस रीजन से हटके वो कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जो रोमांटिक एज के जो राइटर थे उनका कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होता था, वो इंडिविजुअल थे, अपने हिसाब से सोचते सोचते वो कुछ भी लिखा करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिकल में क्या था कि वो रेगुलेशन अथॉरिटी थी उनका, वो अपने रीजन के प्रति अथॉरिटी रहते थे। लेकिन जो रोमांटिक एज के राइटर जो थे लिखते थे वो फ्रीली लिखते थे, इंडिविजुअली वो कुछ भी लिखा करते थे, वो जो सोचते थे वो लिख देते थे और अपने मूड के हिसाब से लिख देते थे, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से लिख देते थे, उनपे कोई बंदिश नहीं थी। थैंक यू।